नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठी किसने चलवाई, किसने आदेश दिया, पैलेट गन से हमले किसने करवाए, इसको लेकर सरकार का जवाब नहीं आया। पूरा का पूरा मानसून सत्र खत्म हो गया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में जा नहीं पाए क्योंकि उनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जंतर मंतर पर छात्रों ने जो संदेश दे दिया है वो अब पूरे देश में उसकी गूंज दिखाई पड़ रही है कि इसका प्रभाव क्या कुछ पड़ा है। ताजा तरीन मामला आया है, आपने को पता होगा कि हैदराबाद की नालसर जो लॉ कॉलेज है, नालसर इंस्टीट्यूट, वहां पर उस कॉलेज के जो छात्र थे वो उन्होंने कहा था कि हम मुख्य न्यायाधीश से, देश के चीफ जस्टिस से हम प्रमाण पत्र नहीं लेंगे अगर वो कन्वोकेशन का उसमें कार्यक्रम में आते हैं, दीक्षांत समारोह में, क्योंकि कार्यक्रम था कि वो दीक्षांत समारोह में उनको बुलाया जाएगा, उनके हाथों से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। लेकिन वहां के छात्रों ने कह दिया कि हम प्रमाण पत्र नहीं लेंगे। इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि मुख्य न्यायाधीश ने देश के छात्रों, बेरोजगारों के लिए कॉकरोच जैसे शब्द, यानी कीड़े मकोड़ों का जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, इसलिए हम नहीं लेंगे। इसको लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं और बीजेपी के सांसद हैं मनन कुमार मिश्रा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक आदेश जारी किया था या उसमें एक घोषणा की थी कि इस बैच के, वहां के छात्रों का देश के किसी भी बार में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, यानी ये छात्र कहीं भी वकालत नहीं कर सकते हैं। बड़ी आलोचना इसकी हुई और उस आलोचना के बाद न सिर्फ उनको बैकफुट पर आना पड़ा और बार को, यानी बीसीआई को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपना फैसला वापस लेना पड़ा, बल्कि देश के मुख्य न्यायाधीश को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया है क्या। आखिर ये सारी चीजें कैसे हुई, इसके पीछे की क्या पृष्ठभूमि है, क्या कुछ हो रहा है। देश के छात्रों ने जिस तरीके से जंतर मंतर पर 1 महीने तक अपना आंदोलन किया, उसका प्रभाव किस तरीके से दिख रहा है, सरकार कैसे बैकफुट पर है, और सरकार ही नहीं, पूरा का पूरा सिस्टम इस समय किस तरीके से छात्रों के इस आंदोलन को लेकर, शांतिपूर्ण आंदोलन को लेकर दहशत में है। ये सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रमुख है अभिजीत दीपके, उन्होंने भी मनन मिश्र के इस बयान को, इस फैसले को लेकर एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि आप हैं कौन और उनका इस्तीफा चाहिए। लेकिन उसके बाद वो बयान से खुद ही पलट गए, फैसला भी पलट दिया गया। लेकिन संदेश बहुत गहरा गया है कि छात्रों का आंदोलन कितना प्रभावकारी हुआ है। सरकार को ही नहीं झुका रहा है, देश के सिस्टम में जहां भी अगर गलतियां हो रही हैं, संवैधानिक व्यवस्था से अगर अलग जाने की कोशिश की जा रही है, उसका प्रतिवाद किस तरीके से हो रहा है। अमलेंदु जी। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, ये एक तरीके से देखा जाए तो ये सिस्टम को सही तरीके से पटरी पर लाने की, एक तरीके से कहा जाए, छात्रों और नौजवानों ने जो कोशिश की वो कामयाब होती हुई भी दिखाई पड़ रही है। यानी केवल सरकार नहीं, सरकार के समर्थन में जो सिस्टम है वो सिस्टम की भी ओवरहालिंग इस तरीके से हो रही है। अभी तक समीर जी, सुप्रीम कोर्ट से भी जो टिप्पणियां आती थी वो बिल्कुल सरकार के समर्थन में आती थी और इतनी ज़्यादा आने लगी थी कि सीजेआई जो है, मौजूदा भी और पिछले भी, ये कहने लगे कि हम विपक्ष नहीं है। अरे आपसे किसने कहा कि आप विपक्ष का काम कीजिए? विपक्ष अपना काम कर रहा है, आपको जो काम दिया गया वो आप काम कीजिए। आपको पक्ष बनने का भी काम नहीं दिया गया, आपको सरकार बनने का काम भी नहीं दिया गया, सरकार की चापलूसी का काम भी नहीं दिया गया है। तो आप तो सरकार के समर्थन में खड़े होकर बात करने लगे। अब कॉकरोच शब्द जो टिप्पणी आई वो भी सरकार के समर्थन की ही टिप्पणी थी जी, और उसी का नतीजा यह हुआ कि इतना बड़ा आंदोलन हुआ। और जैसे एनडीए गवर्नमेंट में जो कहा जाता था साहब इस्तीफे नहीं होते हैं, वहां इस्तीफा हुआ, छात्रों के आंदोलन के बाद इस्तीफा हुआ। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो अब जो कॉकरोच जिनको कहा जा रहा है, यानी जो छात्र नौजवान हैं, उनके आगे अब ये सिस्टम भी झुकने लगा है और वहां भी एक शुद्धिकरण चल रहा है। बिल्कुल, वहां भी कर चल रहा है। एक बार देखते हैं क्या कुछ फैसला था बार काउंसिल ऑफ इंडिया का और उस पर अभिजीत दीपके ने क्या लिखा था। केवल 1 लाइन की वो टिप्पणी थी, लेकिन और उस टिप्पणी ने ही अगर कहा जाए अमलेंदु जी, तो बार काउंसिल को भी एक तरीके से डराया और चीफ जस्टिस को भी उसमें एक हस्तक्षेप करना पड़ा कि आप कौन होते हैं। 1 लाइन का था कि अगर लीगल व्यवस्था में भी अगर आ गए, कॉकरोच आ गए, तो आप क्या करेंगे। टाइम फॉर मनन मिश्रा इस्तीफा दो, ये तो एक ट्वीट है उनका, ये है उनका। अभिजीत दीपके लिख रहे हैं उस फैसले को लेकर, उस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि अगर लीगल कॉकरोच भी एक साथ आ गए तब क्या होगा। यानी इस जो कानून की पढ़ाई करने वाले और कानून की व्यवस्था में लगे हुए तमाम वकील हैं, बाकी लोग हैं, अगर ये भी कॉकरोचों के साथ आ गए, उन बेरोजगारों के साथ आ गए जिनके लिए टिप्पणी की गई थी, तब फिर क्या होगा। उसके बाद ही ये फैसला वापस लिया है। उसके बाद 3 बार पलटी खाई है।
पहले वापस लिया फैसला कि रजिस्ट्रेशन ठीक है, फिर यूनिवर्सिटी को कहा कि आप इनकी जांच कराइए, और फिर बाद में कहा कि रजिस्ट्रेशन भी रद्द नहीं होगा और जांच भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। और आज समीर जी ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत मिश्र के सामने जो है ये उनकी अगुवाई वाली बेंच जो थी, जस्टिस सूर्यकांत जो सीजीआई हैं उनकी, उसमें पहुंचा और उस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा है कि जो नाला सर ने बीसीआई के कल जारी किए 2 सर्कुलर के खिलाफ याचिका दायर की थी, और इन सर्कुलर का काफी विरोध हुआ था। जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि अगर छात्र कानून के दायरे में रहकर विरोध करना चाहते हैं तो बीसीआई को इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, और कोर्ट जो है वो याचिका करने पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया। और जस्टिस सूर्यकांत ने जो टिप्पणी की समीर जी वो काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का इससे कोई लेना देना नहीं है, हम आपके साथ हैं। छात्रों ने मुझे एक पत्र लिखा है, यह छात्रों मेरे बीच की बातचीत है। वे कौन होते हैं जो वे बिना वजह सर्कुलर जारी कर रहे हैं, यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया कौन है जो बिना वजह सर्कुलर जारी कर रहे हैं। जब मैं कॉलेज में था तो मैं छात्रों की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रहता था। कभी कभी भले ही वे गलत बात कह रहे हों, लेकिन अगर वे कानून के दायरे में अपनी आवाज उठा रहे हैं तो उन्हें इसकी इजाजत मिलनी चाहिए, ये जस्टिस सूर्यकांत ने कहा। और ये याचिका जो थी वो सीनियर एडवोकेट के परमेश्वर ने आज दायर की थी। समीर इनको लगा होगा कि बीसीआई को या उसके अध्यक्ष मनन मिश्रा को कि अगर हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समर्थन में उतर जाते हैं, वहां के छात्रों को हम एक धमकी दे देते हैं कि देश के किसी भी बार में रजिस्ट्रेशन उनका नहीं होगा, तो शायद हम उनको खुश कर देंगे। लेकिन जो चीफ जस्टिस की ये टिप्पणी है बहुत मायने रखती है, और वास्तव में कोई बहुत एक कहा जाए कि ये हैरान करने वाली टिप्पणी नहीं है। देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है वो यही कहती है, उसी बात को दोहराया है। लेकिन यहां चापलूसी करने के तमाम स्तर बने हुए हैं कि कैसे अपने से ऊपर के लोगों को हम खुश कर दें, और उसके लिए हमको चाहे लोकतांत्रिक व्यवस्था की, संवैधानिक व्यवस्था की धज्जियां ही क्यों न उड़ानी पड़े। अब ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं अमलेंदु जी, कितनी हैरानी की बात है। आप भले ही भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सदस्य हैं, लेकिन आप देश के छात्रों को किसी एक व्यवस्था को थोपने के लिए आप नहीं कह सकते हैं। किसी एक अगर वो विचारधारा का समर्थक है तो उसको आप बार काउंसिल में आने को रोक नहीं सकते हैं। सीधे सीधे आप एक तरीके से वहां के लोगों को ही नहीं रोक रहे थे, आप ये टिप्पणी कर रहे थे, आप ये व्यवस्था दे रहे थे कि यहाँ चीफ जस्टिस के खिलाफ बोलने वाला या उनके फैसलों के खिलाफ बोलने वाला ऐसे व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो फिर संसद में तो वहाँ पर उनके खिलाफ भी होता है और समर्थन में भी होता है, फिर तो बहस के संसद कह रहे हैं हम, सुप्रीम कोर्ट में, दूसरे कोर्ट में, फिर बहस की व्यवस्था ही खत्म हो जानी चाहिए। बिल्कुल बहस की व्यवस्था खत्म हो जानी चाहिए समीर जी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि मनन कुमार मिश्रा ने यह आदेश किस हैसियत से जारी किया है? बिल्कुल, क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष की हैसियत से या बीजेपी सांसद की हैसियत से? और अगर अध्यक्ष की कोई निर्देश जारी भी करेगा तो उसकी एक व्यवस्था है, वो उनकी कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं है बार काउंसिल। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने बीजेपी अध्यक्ष की हैसियत, बीजेपी सांसद की हैसियत से दिया, ठीक है बीजेपी सांसद की, लेकिन आप बीसीआई के अध्यक्ष की हैसियत से दे रहे हैं। क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस तरीके का कोई प्रस्ताव पारित किया? क्या आपको यह अधिकार है कि आप बिना बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रस्ताव के पारित हुए बिना आपको इस तरीके का आदेश जारी कर दें? आप हैं कौन आखिर भाई? बीसीआई भी एक चुनी हुई बॉडी है, चुनी हुई बॉडी है वहाँ। आप अकेले फैसला हाँ, वहाँ चुनी हुई बॉडी है, उसके बाकायदा चुनाव होते हैं, सदस्यों तक के चुनाव होते हैं। आप भी चुनकर आए हैं। और दूसरी बात, अगर ये बीसीआई का ये आदेश अगर आपने नहीं दिया तो इसका मतलब बीसीआई के प्रस्ताव नहीं था, तो आपने जिस पद पर आप चुने गए, आपने उस पद की गरिमा और उसकी आपने शपथ ली थी, उसके साथ विश्वासघात किया है। तो ये ब्रेंच ऑफ ट्रस्ट जो है ये भी है आपका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कि आपने विश्वासघात आपने उस पद के साथ किया है। बीसीआई के जो आप चेयरमैन हैं उसके साथ भी आपने विश्वासघात किया है। लेकिन आपने भले ही आदेश वापस ले लिया हो समीर जी, लेकिन अब ये मांग उठना शुरू हो गई है कि मनन कुमार मिश्रा इस्तीफा दो। अभिजीत दीपके ने रात में कहा था कि टाइम टू इस्तीफा दो मनन कुमार मिश्रा। सौरभ दास जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं वो साफ तौर पर अब लिख रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है और कह रहे हैं कि जवाबदेही बहुत ज्यादा जरूरी है। वो हम लोग ट्वीट भी देख सकते हैं समीर जी, उनका सौरभ दास का ट्वीट देखते हैं कि वो क्या लिख रहे हैं कि एक बहुत जवाबदेही बहुत जरूरी है। 2012 से बार काउंसिल की कमान उनके हाथों में है और 2030 तक रहेगी। ये बहुत लंबा समय है, खासकर तब
जब बार शक्तियों के गलत इस्तेमाल को देखा जाए। बिल्कुल, और चूंकि देख लेते हैं उनका ट्वीट भी, सौरभ दास का जो सीजेपी के प्रवक्ता है, ये है उनका कि कैसे वो बार बार उनकी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं इतने लंबे समय तक, और अभी रहेंगे भी। तो ये है कि आप अपनी विचारधारा को, अच्छा आप पार्टी के हैं, कायदे से अगर आप पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं तो फिर या तो आप उसका पद छोड़ दीजिए, लेकिन अब ये मांग हो रही है इसलिए कि आप अपनी पार्टी की विचारधारा, ऐसा लग रहा है कि उस पूरी बॉडी के ऊपर ही थोपना चाह रहे हैं, क्योंकि आप ऐसे लोगों के, ऐसे छात्रों के रजिस्ट्रेशन से आप मना कर रहे हैं, यानी वो वकालत करने ही ना पाए, उनको वकील ही न बनने दिया जाए, क्योंकि अगर कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कहीं वकालत नहीं कर पाएंगे। तो आप एक तरीके से जो विरोधी हैं, जिसको आप पसंद नहीं कर रहे हैं, उनको आप वकालत करने से रोक देंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि बीसीआई खुद एक चुनी हुई संस्था है, वकीलों ने चुनकर उस संस्था को बनाया है, तमाम पदाधिकारी होते हैं, आप उसके भले अध्यक्ष हैं। क्या किसी से पूछा, उसको लेकर कोई प्रस्ताव पारित हुआ, या आपने मनमाना आदेश जारी कर दिया कि किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा वहाँ नालसर इंस्टीट्यूट के छात्रों का? बिल्कुल 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 समझिए। और जो बीसीआई है उसके रजिस्ट्रेशन के अपने कानून हैं। हाँ, जी हाँ। उसकी भी अपनी एक नियमावली है, उसी हाँ, उसमें कोई मनमानी नहीं कर सकता। तो आप जो आदेश दे रहे हैं, तो आपने बिना बीसीआई के उस प्रोफार्मा के तहत कैसे आपने ये आदेश जारी कर दिया? मुझे तो लगता है समीर जी कि बीसीआई खुद इनके खिलाफ अब कार्रवाई कर सकती है। जब बीसीआई अपनी उसकी गवर्निंग बॉडी की बैठक होगी तो उसमें इनके खिलाफ भी कार्रवाई ली जा सकती है। कोई भी पदाधिकारी अगर किसी संस्था का जो बायलॉज उसके खिलाफ जाकर काम करता है तो इसका मतलब वो भ्रष्ट आचरण कर रहा है, और ये मनन कुमार मिश्रा का भ्रष्ट आचरण ही कहा जाएगा बार काउंसिल के नियमों के तहत। तो इसलिए मुझे लगता है कि बार काउंसिल जो इस पर अपना निर्णय लेगी कि मनन कुमार मिश्रा जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपको समझिए, याद होगा कि इससे पहले एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हुआ करते थे आदिश अग्रवाल, आदिश अग्रवाल, वो, और किसानों का आंदोलन चल रहा था तो उन किसानों के खिलाफ एक सीजीआई को चिट्ठी लिख दी थी, और उसके बाद बार काउंसिल ने, उसने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपना बॉडी की मीटिंग बुलाकर उसमें प्रस्ताव पारित किया कि ये इनका व्यक्तिगत मत है, इसका कुछ भी लेना देना बार एसोसिएशन से नहीं, चूंकि वो भी भाजपा से जुड़े हुए। तो यानी भाजपा से जुड़े हुए लोग जो है समीर जी, आरएसएस के लोग जो हैं, यानी ये किसी भी संवैधानिक संस्था में चले जाएं, किसी भी गवर्निंग बॉडी में चले जाएं, ये रहते भाजपाई हैं, उस संस्था के प्रति वफादार नहीं होते हैं, यानी ये विश्वासघाती होते हैं। इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है क्या? बिल्कुल। तो आप ये चीजें तो वही दिखा रही हैं कि आप वहां पर आकर, और आप ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही मुख्य न्यायाधीश ने, और ये मामला ये है कि मुख्य न्यायाधीश के हाथों वहां सम्मान लेने से उन छात्रों ने मना कर दिया था, और उनके लिए कहा गया कि ये बीसीआई कह रही है कि वो नहीं करेंगे, हालांकि अब फैसला पलट लिया गया। लेकिन वही मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं कि उनका अपना अधिकार है कि वो किसका विरोध करते हैं, किसका समर्थन करते हैं, और वहां अगर वो विरोध कर दिए तो ऐसा नहीं कि पूरे जीवन भर अब कानून कहीं का वकालत कर ही नहीं पाएंगे। कानून की जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई उनकी खराब हो जाएगी। मतलब ये तो हद भी, उससे भी ज्यादा गुजर जाने वाली स्थिति है। बिल्कुल 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 समीर जी, हद से ज्यादा गुजर जाने वाली, अपराध कर दिया उन लोगों ने ये बात कह के। हाँ, कोई अपराध कर दिया, और यानी एक तरीके से खुलेआम जो है आप छात्रों के विरोध में उतर रहे हैं। और उसके बाद फिर बयान जारी कर रहे हैं कि भाई हमारा भी मकसद वही है कि छात्रों के हितों की रक्षा। ये तो ये छात्रों के हितों की रक्षा कर रहे थे तुम। इसमें छात्रों का कौन सा हित था? हाँ, बिल्कुल, छात्रों का इसमें कौन सा हित था? तो अब ये समीर जी, इस तरीके से देखा जाए तो बैक फुट पर मनन कुमार मिश्रा आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और अब उनके इस्तीफे की भी मांग शुरू हो गई है। तो अभी तक तो समीर जी इस्तीफे की बात हो रही थी धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की। अब इसमें एक नाम और जुड़ गया है, मनन कुमार मिश्रा जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, कि उनका भी इस्तीफा हो, चूंकि ये 2030 तक रहेंगे। और जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से दुरुपयोग कर रही है अगर मनन कुमार मिश्रा उसके चेयरमैन बने रहते हैं? इसको लेकर सवाल उठना शुरू हो गया। बातों से पलटे कैसे, एक बार उनको सुन भी लेते हैं कि कैसे उनको पलटना पड़ा, और पलटने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण, जो छोटा सा ट्वीट हम लोगों ने अभी दिखाया अभिजीत दीपके का, वो दिखाई पड़ रहा है। उससे एहसास है कि क्या कुछ हुआ था जंतर मंतर पर। एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेरोजगारों के लिए, छात्रों के लिए जो ये टिप्पणी थी कॉकरोच संबंधी, उसी के नाम पर ये इतना बड़ा आंदोलन वहां पर खड़ा हो गया, और उसने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया। अब मांग हो रही है कि मनन कुमार मिश्रा जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, उनका भी इस्तीफा हो। ये किसके आदेश पर, किसकी सहमति से, किसके कहने पर आपने दे दिया? बीसीआई के आप चेयरमैन हो सकते हैं, लेकिन आप बीसीआई के मालिक नहीं हो सकते हैं। बहरहाल
पलट गए हैं फैसले से, आभास हो गया उनको कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन जब आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी टिप्पणी आई है तो ये अब समझ में आ रहा है कि छात्रों की आवाज़ जो गूंजी थी जंतर मंतर पर और लगातार देश के तमाम शहरों में, तमाम हिस्सों में गूंज रही है, उस गूंज ने बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा है पूरे देश पर और यहाँ की व्यवस्था पर। मनन कुमार मिश्रा को एक बार सुनते हैं, कैसे पलटे हैं, क्यों पलटना पड़ा उनको। सर, अभिजीत दीपके ने ट्वीट किया है कि अगर सब लीगल कॉकरोचेस एक साथ आ जाएं तो फिर मनन मिश्रा जी क्या करेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो बीजेपी की जो राज्यसभा सीट है उसको क्लीन कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि अब मनन मिश्रा जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, ऐसा है, देखिए जरूरत होगी तो जो सीजेपी के लीडर्स हैं उनसे मैं बात करूंगा, उस बात करने से मैं नहीं कतराता हूं। मैं बात करूंगा, जो बातें हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। दरअसल ये कहीं कोई बात नहीं थी कि स्टूडेंट के इंटरेस्ट को कोई आघात पहुंचे, उस उद्देश्य से ये जो निर्णय हुआ अचानक, और उसको तुरंत जब काउंसिल ने अप्रूव नहीं किया, काउंसिल में बात चली, काउंसिल में सारे सीजन्ड लोग हैं, और बातचीत करने के बाद हम लोगों ने उसको पूरी तरह विड्रॉ किया। कोई इंक्वायरी का कोई सवाल नहीं है। तो वो अभिजीत दीपके जी हों या दास जी हों, उन लोग को ये कम्युनिकेट करना चाहता हूं आपके। तो ये मनन कुमार मिश्रा है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन, कह रहे हैं कि हम उन लोगों से बात भी करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया किसके कहने पर? क्या आपने कोई पूरे जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसकी जो गवर्निंग बॉडी है उससे कोई सलाह ली आपने, या फिर अपने मन से आप गए और अपने लेटर हेड पर एक आदेश जारी कर दिया कि भाई सारे बार को, पूरे राज्यों के, देश भर के बार को भेज दिया जाए? तो ये सारी चीजें अब ये बता रही है कि किस तरीके से जो छात्रों का आंदोलन है वो अपना प्रभाव छोड़ रहा है। और एक लाइन का ट्वीट निश्चित तौर पर उस ट्वीट ने सबसे ज्यादा भूमिका निभाई। एक बार उसको फिर से देखेंगे कि यहां अगर लीगल सिस्टम के कॉकरोच भी साथ में आ गए तो क्या होगा। सोच लीजिए आप। बिल्कुल समझिए, अगर लीगल सिस्टम के कॉकरोच भी सामने आ गए तो क्या होगा। ये उनका एक लाइन का ट्वीट है कि व्हाट इफ ऑल लीगल कॉकरोचेस कम टुगेदर, यानी अगर सभी कॉकरोच, मतलब जो कानूनी कॉकरोच हैं, अगर वो एक साथ आ गए तब क्या होगा। यानी तब यही होगा कि मनन कुमार मिश्रा साहब आपको कुर्सी छोड़कर भागना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। मोदी जी आके यहाँ बचा नहीं लेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि मोदी जी आकर आपको बार काउंसिल का अध्यक्ष बनवा देंगे तो इस गलतफहमी में मत रहिए। मोदी जी ने आपको बार काउंसिल का अध्यक्ष नहीं बनाया था, बार काउंसिल का अध्यक्ष आपको वकीलों ने बनाया था। और जो कॉकरोच टिप्पणी आई थी वो समीर जी वकीलों के संदर्भ में ही आई थी, वकीलों के ही संदर्भ में आई थी। कि कुछ काम नहीं मिलता तो आते हैं आरटीआई लगा देते हैं। मतलब आप देखिए कि आरटीआई जैसी व्यवस्था जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ हुई कि लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकार को बताने वाली एक संस्था वहां तैयार की गई, उस पर मजाक वाली टिप्पणी कर रहे हैं खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। वो भले ही किसी भी संदर्भ में की गई हो। बिल्कुल समझिए। तो ये जिस संदर्भ में भी की गई है तो इसके ये सामने आ गया है, तो इसका मतलब कि अब लेने के देने इनको जो है वो पड़ गए हैं समीर जी। इनको साकेत गोखले हैं, उन्होंने समीर जी इस पूरी टाइमलाइन पर एक अपना ट्वीट किया। वो ट्वीट भी हम लोग साकेत गोखले का देख सकते हैं। फिर एक बड़ी खबर पे हम लोग आएंगे कि किस तरीके से मायावती जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ आई हैं और क्यों खड़गे जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस पे बात बिल्कुल, इस पर बात करेंगे। पहले देख लेते हैं साकेत गोखले का ट्वीट, क्या कुछ लिख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर और कैसे बैकफुट पर आना पड़ा बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा को। चूंकि ये कहा जा रहा है कि बीसीआई का फैसला नहीं था, ये उनका व्यक्तिगत फैसला था, इसीलिए उनको मजबूरन पलटना पड़ा है। लिख रहे हैं साकेत गोखले की बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 5 घंटों में 3 निर्देशों और 2 यू टर्न की चौंकाने वाली कहानी। शाम 7 बजे बीसीआई के प्रमुख और बीजेपी के राज्यसभा सांसद मनन मिश्रा ने सभी राज्य बार काउंसिलों को निर्देश दिया कि वे नालसर के 2026 बैच के किसी भी ग्रेजुएट को एनरोल न करें। क्यों? क्योंकि उनमें से कुछ नहीं चाहते थे कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत उनके दीक्षांत समारोह को संबोधित करें। रात 9 बजे मनन मिश्रा ने कहा कि निर्देश में बदलाव किया जा रहा है। बदलते हुए निर्देश में नालसर 2026 के बैच के छात्रों को एनरोल न करने का आदेश तो वापस ले लिया गया, लेकिन नालसर के वीसी से उन छात्रों की जांच करने को कहा गया जिन्होंने सीजीआई की मौजूदगी पर आपत्ति जताई थी। फिर रात 12:43 बजे मनन मिश्रा ने पोस्ट करके कहा कि निर्देश पूरी तरह से वापस ले लिया गया है, एनरोलमेंट पर कोई रोक नहीं और कोई जांच नहीं। क्या बीसीआई एक गवर्निंग बॉडी है या मनन मिश्रा की निजी जागीर है जिसका इस्तेमाल वे अपनी राजनीतिक गतिविधियों के लिए करते हैं? क्या इन निर्देशों पर काउंसिल के साथ कोई चर्चा हुई थी या मनन मिश्रा को जो मन में आता है वह करने की छूट है?
बीजेपी ने मनन मिश्रा के जरिए बीसीआई पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने बंगाल चुनाव के दौरान भी राजनीतिक गतिविधियों के लिए बार बार बीसीआई के लेटर हेड का इस्तेमाल किया है। यह कैसे कानूनी हो सकता है? मनन मिश्रा को बीसीआई से इस्तीफा देना ही चाहिए। हम बीसीआई जैसी महान संस्था को बीजेपी और मिश्रा की राजनीतिक गतिविधियों के लिए प्रॉक्सी के तौर पर नहीं चलने देंगे। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण। मनन मिश्रा ये जो कह रहे थे, अब वो पता नहीं किस वजह से उन्होंने ये फैसला ले लिया था अचानक, और 3-3 फैसले ले रहे हैं 5 घंटे के भीतर, 2 बार यू टर्न ले रहे हैं, जिस भी वजह से लिया। लेकिन अब ये लग रहा है कि अब फंस गए हैं बुरी तरीके से, और अब ये पुनरावृत्ति जो धर्मेंद्र प्रधान वाली है वो दोहराई जा सकती है इनके साथ भी। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, दोहराई जा सकती है। भले ही 3 बार में उन्होंने अपना तीन बार में उन्होंने अपना फैसला वापस लिया हो संशोधन करते करते, लेकिन एक बात उनको समझ में आ गई। कल रात ही जैसे अभिजीत दीपके ने ट्वीट किया कि अब इस्तीफा दो, और सौरभ दास ने कहा कि इसको तुरंत आप वापस लीजिए वरना हम जो है इसको आंदोलन करेंगे। और रात में वैसे भी सेकेंड फेज अपना शुरू ही करने वाले हैं, तो अच्छा बहाना मिल जाता है। और हम लोगों ने भी समझिए कल जब रात में न्यूज पॉइंट कर रहे थे उसमें हमने ये चर्चा की कि जिस तरीके से सीजेआई ने कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल करके टिप्पणी करके एक आंदोलन को न्योता दिया और उसमें इस्तीफा हुआ धर्मेंद्र प्रधान का, इसी तरीके से मनन मिश्रा जो अपनी स्वामी भक्ति में, मोदी भक्ति में इतना ज्यादा हद से आगे बढ़ गए कि उन्होंने एक बीसीआई जैसी जो महान संस्था है उसके अध्यक्ष का दुरुपयोग करते हुए बीजेपी का एजेंडा यहां लागू करने की कोशिश की। तो यह भी एक नए आंदोलन को जन्म दे रहा है, और अब बात पहुंचेगी नरेंद्र मोदी के इस्तीफे तक की। आप अभी तक जो सरकारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग कर रहे थे, आप सुप्रीम कोर्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन अब आप यहां तक पहुंच गए कि आप बीसीआई का भी दुरुपयोग करेंगे। तो ये एक बड़ा आंदोलन शुरू हो जाएगा और देश भर के वकील इस पर एक साथ आ जाएंगे, और तब बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी सरकार के लिए। और वही समझिए ये बातें शायद मनन कुमार मिश्रा को समझ में आई, समझा दी गई होंगी वकील। हाँ कि हाँ अभी समझाया होगा कि ये क्या कर रहे हो, ज्यादा मत कूदो, मोदी जी के ज्यादा भक्त मत बनो, मोदी जी का भक्त बनना तो बीसीआई का अध्यक्ष का पद छोड़ो। बिल्कुल, तब ये जाकर ये सारे फैसले वापस लिए गए। बिल्कुल, यहाँ पर तो ये ऐसे ही नहीं, 5 घंटे में 3 बार फैसला बदला और 2 बार उन्होंने यू टर्न ले लिया। और आप देखिए कि वहां के इंस्टीट्यूट के वीसी को भी वो निर्देश दे रहे हैं कि आप इन छात्रों की जांच करिए। मतलब वही कि जो सरकार का विरोधी हो गया, आपका विरोधी हो गया, वो सीधे सीधे देशद्रोही हो गया, अब उसकी जांच कर लो। उसके यहां भी कुछ हैंडल्स मिल रहे होंगे पाकिस्तानी। जी, एक तो पहली बात यह कि जांच करने का अगर आप आदेश दे रहे हैं तो बीसीआई जांच करने का आदेश कैसे दे सकती है? बीसीआई जांच करने का आदेश दे ही नहीं सकती यूनिवर्सिटी के वीसी को। और आप यूनिवर्सिटी के वीसी को जांच करने का आदेश दे रहे हैं। आप क्या है, शिक्षा मंत्री हैं? आप सुप्रीम कोर्ट हैं, हाई कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, क्या है आप भाई? आप कैसे दे सकते हैं आदेश? आप बीसीआई है ना, तो आपकी जो अपनी गाइडलाइंस है उसका पालन कीजिए। आप बीसीआई की गाइडलाइंस का भी पालन नहीं कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की और अदालतों की शक्तियों का भी आप पालन कर रहे हैं, तो समझिए इसमें तो मुकदमे कायम हो जाएंगे, फंस जाएंगे उल्टे मनन कुमार मिश्रा साहब। बिल्कुल, अब पता नहीं बीसीआई के कैसे अध्यक्ष हैं, उनको कानूनी बारीकियों का पता नहीं है, या फिर इतना विश्वास है कि कानून ऐसे ही तय होगा जैसा वो चाह लेंगे। हो सकता है यही उनको। हाँ बिल्कुल, ये हो सकता है कि मोदी जी हैं तो हम इसी तरीके से कानून को कर सकते हैं, ये भरोसा उनको हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन ये मामला है अब केवल एक लाइन का ट्वीट और उनको अपना फैसला बदलना पड़ा, यू टर्न लेना पड़ा। उनको समझ में आ गया कि क्या कुछ हो सकता है जो फैसला वो ले रहे हैं, और इस फैसले को लेने के वो कितने एंटाइटल्ड है। सवाल तो ये भी है, आप किस हैसियत से ले रहे हैं? बीसीआई के अगर आप प्रमुख हैं तो आप ये तय कर देंगे कि किसका एनरोलमेंट होगा, किसका नहीं होगा, वो तय होता है, बीसीआई ही करती है। लेकिन उसकी एक गाइडलाइन पहले से बनी हुई है। लेटर हेड पे किसी दिन रात को मन आएगा तो चेयरमैन साहब नहीं लिख देंगे कि हाँ इतने लड़कों का एनरोलमेंट मत करो या इतने लोगों का एनरोलमेंट कैंसिल कर दो। हर चीज़ की एक प्रक्रिया है और नियम है, कानून है, सारी चीज़ें उन्हीं के हिसाब से तय होती हैं, किसी के कहने भर से नहीं होती हैं। तो ये अब उनको समझ में आया होगा, या जो भी समझ में आया हो, चाहे वो अभिजीत दीपके की टिप्पणी समझ में आई हो, चाहे उनके कुछ सलाहकारों ने कानूनी बारीकियां समझाई हो, लेकिन समझ में आया। पर मामला थमता दिख नहीं रहा है। इस्तीफे की मांग तेज हो रही है अमलेंदु जी लगातार। ये चाहे साकेत गोखले का ये ट्वीट हो या फिर अभिजीत दीपके का हो, सौरभ दास का हो, अभी और भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आएंगी। लेकिन इसमें आज खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी हस्तक्षेप किया है कि भाई आप कौन होते हैं। मामला उन्होंने टिप्पणी सीजीआई के लिए की, मुख्य न्यायाधीश के लिए की, और टिप्पणी की है छात्रों ने। उसमें बीसीआई का, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या रोल बनता है जो वो आदेश और निर्देश जारी कर रहा है। बहरहाल यहाँ एक बड़ी खबर जिसकी चर्चा कल राज्यसभा में भी गूंजी, देखा हम लोगों ने। हालांकि उस चर्चा पर आगे चर्चा बढ़ने न पाए, तभी राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया अनिश्चित काल के लिए।
लेकिन वो घटना और वो मामला बहुत तूल पकड़ता चला जा रहा है। उत्तराखंड से जुड़ा है। हल्द्वानी में पिछले दिनों जहां पर कांग्रेस पार्टी की सभा हुई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे गए थे, वहां कुछ लोगों ने और बताया जा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, उन लोगों ने वहां हवन पूजन किया, शुद्धिकरण उसका किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कल इस मुद्दे को उठा रहे थे, कहा भी उन्होंने कि ये हम कोई अपनी पीड़ा नहीं बता रहे, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको संविधान ने क्या अधिकार दिया हुआ है कि हमारे जाने से कहीं आप धो देंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कल पहले सुन लेते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा क्या था और इस मुद्दे पर अब उनको किसका साथ मिल रहा है। बीएसपी की प्रमुख मायावती सीधे सीधे समर्थन में उतर आई है मल्लिकार्जुन खड़गे को। क्या कह रही है मायावती वो भी हम दिखाएंगे। पहले कल का देखते हैं राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर कहा क्या था। सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पर भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? How you are protecting the constitution? That too, I am a leader of opposition. I am serving. Let them respond. Let them respond. You please take your seat. Let them. तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई और निश्चित काल के लिए हो गई। लेकिन ये मुद्दा अब बहुत बड़ा मुद्दा तूल पकड़ता चला जा रहा है। इसको लेकर बीएसपी नेता मायावती ने क्या कुछ लिखा है, उनका भी ट्वीट देखते हैं और बहुत इस पर आपत्ति जताई है, विरोध किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में वो बयान दे रही है। मायावती ने एक लंबा ट्वीट किया है, लिख रहा है, हालांकि उनके ट्वीट लंबे ही होते हैं। वो लिख रही है कि उत्तराखंड स्टेट के हल्द्वानी में अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के हुए प्रोग्राम के बाद उनके मंच का दलित होने की वजह से शुद्धिकरण किया गया। ये जानकारी कल संसद के जरिए भी देश को मिली है। ये मामला अति निंदनीय व चिंतनीय है तथा वहां की सरकार बिना कोई देरी किए हुए ऐसे जातिवादी और सामंती तत्वों के विरुद्ध सख्त कानूनों के तहत उचित कार्रवाई करके उन्हें जेल भेजे। नंबर 2, साथ ही इस घटना आदि के संबंध में आरएसएस के मुखिया को भी संज्ञान लेकर जरूर गंभीरता से सोचना चाहिए, जो कि दलितों के आर्थिक तौर पर थोड़ा मजबूत हुए लोगों को आरक्षण से वंचित करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में महाराष्ट्र के नांदेड़ में शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख श्री सुखबीर सिंह बादल पर किए गए हमले की घटना भी अति दुखद और चिंतनीय है। केंद्र और महाराष्ट्र की सरकार इस घटना को पूरी गंभीरता से लेते हुए दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करे। तो ये किस तरीके से या यहाँ पर जो कुछ किया गया, शुद्धिकरण किया गया, ये ये मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में पहली बार है कि इस तरह से सीधे सीधे कांग्रेस अध्यक्ष के समर्थन में बीएसपी नेता मायावती दिख रही हैं अमलेंदु। नहीं तो यहाँ जब भी वहाँ पर राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनकी खामियां होती थी तो सीधे आरोप लगाती थी कांग्रेस पर और सपा पर। हाँ, कांग्रेस सपा पर वो बीजेपी का बचाव करती नजर आती थी। लेकिन आज बीजेपी नहीं, सीधे आरएसएस पे हमला कर रही है कि आरएसएस प्रमुख भी सोचें, जो अभी तक दलितों का जो तबका ऊपर उठ गया है आर्थिक तौर पर, उसको आरक्षण से वंचित करने की बात कर रहे थे। तो आप समझ लीजिए कि जब 50 साल से ज्यादा का जिस व्यक्ति का राजनीतिक जीवन है, कई बार के सांसद हैं, कई बार के मंत्री हैं, कई बार के विधायक हैं, कांग्रेस दुनिया मतलब भारत की सबसे पुरानी पार्टी जो है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके दलित होने की वजह से इस तरीके का व्यवहार बीजेपी के लोग कर सकते हैं। तो आरएसएस की मानसिकता क्या है, इसको लेकर भी मायावती अब कांग्रेस के साथ खड़ी होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ये बड़ा डेवलपमेंट समीर जी कहा जा सकता है। जो दूसरा पॉइंट उनका है कि कैसे इन सारी चीजों के जरिए वो
आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रही है। बहुत पॉलिटिकल पॉइंट है अमलेंदु जी, और ये काफी चर्चा में समय बना हुआ है कि बीजेपी और आरएसएस आरक्षण को खत्म करने जा रहे हैं, जो दलितों को मिला हुआ है, जो अब एक दो जनरेशन के बाद वो आगे बढ़ चुके हैं या कुछ बड़े पदों पर पहुंच गए हैं। तो ये एक मैसेज, बहुत गंभीर मैसेज है, लेकिन ये तो अपनी जगह एक पॉलिटिकल चीज हो सकती है, पर यह शुद्धिकरण जो है, इसको लेकर इस समय बीजेपी और आरएसएस घिरे हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अगर मंच पर जा रहे हैं तो उस जगह को धोया जा रहा है, वहां हवन पूजन किया जा रहा है, यानी एक तरीके से यह संदेश दिया जा रहा है कि उनके जाने से वो जगह अपवित्र हो गई है। अखिलेश यादव ने भी इस पर गंभीर टिप्पणी की है और आपत्ति जताई है। क्या कुछ लिखा है, उनका ट्वीट भी हम लोग देखते हैं, और लिख रहे हैं कि भाजपा के राज में सामाजिक भेदभाव का ये निकृष्टतम रूप है कि हल्द्वानी में जिस मंच पर कांग्रेस अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का संबोधन हुआ, उसका कुछ प्रभुत्ववादियों ने सिर्फ इसलिए शुद्धिकरण किया क्योंकि आदरणीय खड़गे जी दलित समाज से आते हैं। भाजपाइयों और उनके संगी साथियों को मंच नहीं, अपने कलुषित मन का गंगा जल से शुद्धिकरण करना चाहिए। अब कहाँ हैं तथाकथित समरसता की बात करने वाले वो विभेदकारी लोग जिन्हें समानता नहीं सुहाती। अब इस तरह के हर सामाजिक दुर्व्यवहार और मानसिक उत्पीड़न के लिए पीडीए समाज एकजुट होकर जवाब देगा। अब पीडीए समाज अपना अपमान सहने के मूड में नहीं है। तो ये अखिलेश यादव का ट्वीट है, और इसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, टिप्पणियां आ रही हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो राज्यसभा में तो बोलने नहीं दिया गया, तो सत्ता पक्ष के लोगों ने हंगामा किया, उसके बाद फिर वहां सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, पर उन्होंने सदन के बाहर आकर भी इस पर गंभीर आपत्ति जताई और कहा उन्होंने कि मैं कोई पीड़ित की तरह से व्यवहार नहीं कर रहा हूं, मैं इसके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। हमने लड़ाई लड़कर ये अधिकार प्राप्त किया है। बिल्कुल 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 समीर जी, ये और समीर जी, इस समय एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट से खबर आ रही है और राहुल गांधी के संदर्भ में खबर आ रही है। पूरी खबर आएगी तो हम बताएंगे। अभी जो मतलब तुरंत खबर आई है ब्रेकिंग, वो ये है कि राहुल गांधी को एक बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर से जुड़ा जो मानहानि मामला था उसमें उन्होंने रद्द कर दिया है जो और ये मामला उत्तर प्रदेश में दर्ज किया था, वो मामला सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज कर दिया है। तो ये अभी एक बड़ी खबर आ रही है, फिर पूरी जब खबर आती है तो हम इस पे भी और आगे जानकारी देंगे समीर जी। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण खबर है, चूंकि इसको लेकर और राहुल गांधी के खिलाफ बहुत सारे इस तरह के मानहानि के केस दर्ज हैं, लेकिन एक के बाद एक वो खारिज होते जा रहे हैं। पर ये सुप्रीम कोर्ट से और सावरकर को लेकर ये केस है, बहुत हंगामा इस पर भी हुआ था, बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने हमला बोला था। और सुप्रीम कोर्ट ने ही समीर जी सावरकर को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने बड़ा ज्ञान बांटा था, इतिहास पढ़ाया था राहुल गांधी को। अब इतिहास भी सुप्रीम कोर्ट पढ़ाएगा, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट पढ़ाएगा, मतलब क्या क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, क्या क्या जिम्मेदारी आ गई इस मोदी राज में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी। बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट ने ये खत्म कर दिया है समीर जी। बिल्कुल, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है, ये अब की बड़ी खबर है। और उसमें क्या कुछ विवरण उसका है, किस आधार पर खत्म किया है, वो डिटेल जैसे ही आता है तो भी हम बताएंगे। लेकिन इधर जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे के मंच पर जहां उन्होंने भाषण दिया, उस जगह का जो शुद्धिकरण किया गया है, उसकी कोशिश की गई है एक उनको दिखाने के लिए, और जो सोच लोगों की है उस पर इस समय देश भर में जबरदस्त तरीके से घिरी हुई बीजेपी और आरएसएस दिखाई पड़ रहे हैं। कुमारी शैलजा हैं, कांग्रेस की नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कल उन्होंने भी इस बारे में चर्चा की। क्या कहा है सुन लेते हैं उनको भी। आज हम आपके सामने एक बहुत गंभीर मुद्दा लेकर आए हैं। उत्तराखंड में आप जानते हैं कि चुनाव नजदीक है। अगले साल अगर समय पर चुनाव हुआ तो अगले साल शुरू में फरवरी में विधानसभा का चुनाव होना चाहिए। और आप परिचित हैं कि जब चुनाव नजदीक आने लगता है, भाजपा की एक नीति है कि वो किसी न किसी तरह से शरारत करें, अगर खुद सामने ना भी आए तो अपने किसी फ्रिंज एलिमेंट को आगे कर देते हैं, और वो ऐसे कार्य करते हैं, ऐसी बातें सामने आती हैं जो इनकी असली मानसिकता भाजपा आरएसएस की जो इनकी विचारधारा है वो मानसिकता दिखाई जाती है। और लोग इनसे अब बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हो गए हैं, जान गए हैं कि इनकी सोच क्या है। हाल ही में आपने देखा राहुल गांधी जी का दौरा हुआ देहरादून में, छात्रों की गूंज के माध्यम से एक ऐसी गूंज उठी विद्यार्थियों की, छात्रों की, जो देश के कोने कोने तक पहुंची। जिस तरह से नीट एग्जाम पेपर लीक का मुद्दा रहा और उसकी गूंज आपने सदन में भी देखी। दुर्भाग्य की बात है कि जमीन पर जिस तरह का कहर ढाया गया बच्चों पर दुनिया के सामने। राहुल जी का कार्यक्रम जब रखा जा रहा था तो वहाँ इनका प्रयास रहा शासन का, प्रशासन का, कि उस प्रोग्राम को फेल किया जाए किसी ना किसी तरह से। कभी ग्राउंड की परमिशन मिली,
फिर उसको कैंसिल किया, फिर पैरेलल प्रोग्राम रखे गए, लेकिन इतना सफल कार्यक्रम वो हुआ और छात्रों में एक नई तो यहाँ पर क्या कुछ वहाँ किया जा रहा है इसको लेकर इस समय घिरी हुई है सरकार और वो लोगों को। अच्छा, उत्तराखंड की सरकार की ओर से अभी तक कुछ ये नहीं आया कि कौन लोग थे, किन लोगों ने किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी? कोई अभी तक कोई बयान, कोई आदेश, कोई निर्देश नहीं आया है। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, किसी भी तरीके की कोई टिप्पणी, कोई आदेश निर्देश कुछ भी नहीं आया है। और इसको लेकर बहुत साफ तौर पे कुमारी शैलजा भी ये बात उठा रही हैं और कि भाई अगर आप जेपी नड्डा सदन में कह रहे हैं कि हम इसकी जांच कराएंगे तो इतने दिन हो गए तो आपने अब तक जांच क्यों नहीं करी? आपकी सरकार ने तुरंत मुकदमा कायम क्यों नहीं किया? ये तो समझिए ऐसा मसला था कि इस पर तत्काल जो था वो SC/ST एक्ट का लगना चाहिए था, इसमें तत्काल मुकदमा का होना चाहिए था, गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। ना तो आपने अभी तक गिरफ्तारी करी, ना आपने इस पर अभी तक जो है कोई एक्शन लिया, और फिर आप कह रहे हैं कि भाई ये एक्शन जो है वो हम इसको मतलब जांच करेंगे। माफ़ी भी आप नहीं मांग रहे हैं, सरकार माफ़ी भी नहीं मांग रही है। तो ये समझिए साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के का जो असली चाल चरित्र चेहरा है, खासतौर से दलितों को लेकर, ये एकदम बिल्कुल सामने आ गया है। बिल्कुल, और इसीलिए BSP नेता मायावती ने भी ट्वीट किया है और बता रही हैं कि क्या किस तरह की साजिश RSS करने जा रही है और करती रहती है। मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में उन्होंने ट्वीट किया है, देखा हम लोगों ने। राहुल गांधी क्या लिख रहे हैं उसी उनके बयान को, और जो राज्यसभा में बोला है कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उसको टैग करते हुए कि हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की सभा के बाद मंच का शुद्धिकरण सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं, यह उस संविधान का अपमान है जिसने छुआछूत को अपराध घोषित किया। और यह कोई इकलौती घटना नहीं है, यह बीजेपी RSS की सालों से पाली पोसी मनुवादी सोच का नतीजा है। वो घिनौनी सोच जो आज भी इंसान का दर्जा उसके जन्म से तय करती है, समानता और मानवता से नहीं। तो ये लिख रहे हैं राहुल गांधी। अब इस पर बुरी तरीके से, और बीजेपी से ज्यादा अमलेंदु जी RSS घिरी हुई है, क्योंकि बार बार वो वकालत करती है और वहां से इस तरह की खबरें आती रहती हैं, आरक्षण को समाप्त करना या फिर जो भेदभाव जैसी चीजों को बढ़ाने वाली खबरें उनकी तरफ से कभी न कभी बड़े नेताओं की ओर से भी ऐसे बयान आ जाते हैं। तो अब वो घिरे नजर आ रहे हैं, इधर चढ़ावा चोरी ने घेर रखा है, इधर अब ये इस बयान ने भी घेर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, ये हर तरीके से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। चढ़ावा चोरी, इधर जो बयान आ रहे हैं संविधान के खिलाफ, दलितों के खिलाफ जिस तरीके के एक्ट किए जा रहे हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी को घेरे हुए दिखाई पड़ रहा है। लेकिन समझिए इस बीच एक और बड़ा मसला आया है, और वो बड़ा मसला समझिए ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया, और वो ट्वीट ये समझिए कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर अब सवाल उठाया। कल ही राहुल गांधी ने मोदी जी की विदेश नीति को लेकर बहुत तीखा कांग्रेस के कार्यक्रम में कि मोदी जी की विदेश नीति क्या है, किसी के भी गले आगे पड़ जाते हैं और समझते हैं कि यही विदेश नीति है। और चीन को लेकर उन्होंने, राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा था कि भाई चीनी जो है वो कहते हैं कि आपका प्रधानमंत्री कहता है कि हम कहीं घुसे नहीं हो, वो चीन का पूरा घुसा जा रहा है। और हमारी सेना ये बात कहती है कि जब वार्ता होती है चीन के साथ तो चीन प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य की याद दिलाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने समीर जी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया, और ये काफ़ी गंभीर बातें उन्होंने इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस ट्वीट में समीर जी लिखी हैं, और लिख रहे हैं, आप बता सकते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में ट्वीट भी हम लोग दिखा। बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट देख लेते हैं क्या लिख रहे हैं, और उसका हेडिंग ही है गलवान के बाद अब अरुणाचल प्रदेश। चिंताजनक खबरें आ रही हैं कि चीन अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में और अंदर तक घुसने की कोशिश कर रहा है, जो हमारे देश का अभिन्न अंग है। इस पर मोदी सरकार से तुरंत जवाब की मांग की है। क्या PLA ने टक्सिंग के पास अपनी मौजूदगी बढ़ाई है, और क्या भारत की शेरा 5 ये पेट्रोलिंग पॉइंट है वहां तक नियमित पहुंच खत्म हो गई है? खबरों के मुताबिक इस संवेदनशील इलाके में सर्दियों के दौरान भारतीय पेट्रोलिंग सीमित क्यों रहती है, जबकि PLA पूरे साल वहां मौजूद रहती है? स्थानीय समुदायों के लिए पारंपरिक चरागाह और शिकार के इलाके क्यों पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं? क्या पूर्वी लद्दाख में मई 2020 से पहले वाली स्थिति पूरी तरह बहाल हो गई है? ज़मीनी हालात के बारे में सच छिपाने और संसद को भरोसे में न लेने के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, खासकर ये बताने में कि क्या भारत की उन सभी इलाकों और पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक पूरी पहुंच है जहां वो मई 2020 से पहले जा सकता था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2020 में गलवान में हमारे 20 बहादुर सैनिकों की शहादत के बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को क्लीन चिट दे दी थी, जिससे उनकी घुसपैठ की हिम्मत और बढ़ गई। उस रिकॉर्ड से कोई भरोसा नहीं बनता।
प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को देश को जवाब देना चाहिए। हमें भारतीय सशस्त्र बलों के साहस और क्षमता पर पूरा भरोसा है। भारत अपने सैनिकों के साथ मजबूती से खड़ा है और चीन की किसी भी आक्रामकता के खिलाफ एकजुट है। लेकिन जवाब जिनको देना है वो तो संसद में ही नहीं आते हैं, उसके बाद वो केवल रैलियों में और चुनावी सभाओं में दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल समझिए कि हाँ, या रोड शो में दिखाई पड़ते हैं या चुनावी सभा में दिखाई पड़ते हैं या फिर रात को आके रील बनाते हैं। हालांकि अब रील नहीं बन रही है। जब से जैन जी ने जवाब देना शुरू किया तो बीच में तो आए थे, सोचे थे शायद जैन जी मतलब रील बना के काम चल जाएगा, लेकिन रील बनाकर भी जो है वो इसका मतलब वो काम रील कर नहीं रही है समीर जी। लेकिन इसका बहुत एक तरह से कहा जाए समीर जी, देश की जो सुरक्षा है उसके ऊपर बहुत गंभीर जो है वो असर पड़ रहा है। कल राहुल गांधी ने भी इसको लेकर समीर जी जो कहा था उसको भी हम लोग सुनेंगे। एक रचनात्मक कांग्रेस के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने इसको लेकर कहा था, वो भी हम लोग सुन सकते हैं। राहुल गांधी ने उसमें साफ तौर पर कहा था कि चीन ने भारत को अपनी ज़मीन पर पेट्रोलिंग करने से मना कर दिया, लेकिन सरकार ने इस खबर को दबाने का प्रयास किया और सीधे तौर पर देश का नुकसान किया। तो राहुल गांधी की ये जो है सुन लेते हैं क्या कहा था उन्होंने। दिल्ली में रचनात्मक कांग्रेस का एक कार्यक्रम था और उसमें राहुल गांधी बोल रहे थे विदेश नीति पर, भारत की विदेश नीति कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है और कैसे दुनिया भर में उसको हास्यास्पद बनाया जा रहा है, उस पर उन्होंने चर्चा की थी। और चीन का इस घटना का भी जिक्र किया कि कैसे वो अरुणाचल प्रदेश में अंदर तक पहुंच रहा है, सरकार बेखबर है पूरी तरीके से। सुन लेते हैं राहुल गांधी को क्या कहा उन्होंने। हमारे पेट्रोलिंग एरिया में चाइना ने अरुणाचल में हमें पेट्रोलिंग करने से मना कर दिया कि भैया हाँ ठीक है, वो सब बात ठीक है, ये आपकी जमीन है, मगर आप यहां पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की हवा निकल गई है। वो क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन अभी चल रहा है। सारे मीडिया के एडिटर्स को कॉल कर रहे हैं कि भैया ये बात आप अपने अखबारों में मत डालो, छुपाओ। सीधा बिना सोचे समझे देश का नुकसान कर रहे हैं। मैंने देखा, नहीं मैंने अपनी आंखों से देखा, गलवान के बाद प्रधानमंत्री आए, जूम कॉल थी, प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदुस्तान की जमीन का 1 इंच चाइना ने नहीं लिया। उसके बाद आर्मी कहती है कि भैया हिंदुस्तान की जमीन तो ले गए। आप सोचिए, चाइना को मैसेज किया गया। चाइना के नेगोशिएटर्स ने हमारे नेगोशिएटर से कहा कि आप क्या बकवास कर रहे हो, आपके प्रधानमंत्री ने बोला हमारी आपकी जमीन नहीं गई। फैक्ट बोल रहा हूं आपको। आर्मी कह रही है कि भैया हमारी जमीन गई, चाइना का नेगोशिएटर कह क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा तो प्रधानमंत्री कह रहा है नहीं गई है, जाके उनसे बात करो। तो इन्होंने इंटरनली देश को खत्म कर दिया है, फॉरेन पॉलिसी उड़ा दी है और सारा का सारा काम अपना जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको फाइनेंस करने के लिए, अदानी जी का पैसा लेने के लिए ये उन्होंने किया है। तो ये यहाँ पर किस तरीके से विदेश नीति भारत की काम कर रही है, बहुत गंभीर बात कर रहे हैं कि वहाँ अगर आर्मी दावा कर रही है तो चीन के पास तो एक आधिकारिक बयान है कि पार्लियामेंट में आपके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कुछ नहीं हमने लिया हुआ है। बिल्कुल, अब दावा भी नहीं कर सकते। हाँ, कोई दावा नहीं कर सकते कुछ नहीं लिया हुआ। फिर कह रहे हैं कि ना कोई घुसा था, ना कोई आया था, ना कोई आया ना कोई गया। तो जब आया ही नहीं तो गया भी कहाँ से होगा? फिर ये तो सामान्य सी बात है कि जब कोई आया नहीं तो गया कहाँ से होगा। लेकिन ये इन्होंने इस तरीके से साफ मतलब एक तरीके से नरेंद्र मोदी ने चीन को बढ़त दे दी थी। अब क्यों दी थी ये तो बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। चीन के साथ आरएसएस का क्या संबंध है, चीन के साथ नरेंद्र मोदी का क्या संबंध है, क्यों नरेंद्र मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए कितनी बार चीन गए, इसको लेकर भी बड़े सवाल हैं।
उससे पहले किस तरीके से राम माधव कैसे गए थे, आरएसएस के लोग कैसे चीन जाते हैं, क्या संबंध है, इसको लेकर बहुत सारी बातें होती रहती हैं। पहला एक वो अलग मसला हो जाएगा। लेकिन समझिए जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान को लेकर दलित होने की वजह से उनका जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों ने किया, और कह रही थी अभी कुमारी शैलजा कि तब कह देते हैं ये फ्रिंज एलिमेंट है, फ्रिंज एलिमेंट है। तो फ्रिंज एलिमेंट है तो आपने इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? एलिमेंट हो कोई हो तो अपराध उन्होंने किया है ना, उनके खिलाफ उनके केस होना हो, चाहे फ्रिंज एलिमेंट हो, बीजेपी के हो या ना हो, आरएसएस को हो या ना हो, बिल्कुल उनके खिलाफ तो कानूनी हाँ कानून का होती है, कानूनी कार्रवाई नहीं हुई उसके खिलाफ लेकर। हम लोग देख सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के आने के बाद वहाँ किस तरीके से जिसे शुद्धिकरण किया जा रहा है वो किया गया। हालांकि ये अपमान जो है वो किया गया पूरे दलित समाज का। बिल्कुल देख लेते हैं उस कैसे वहां पर उनके आने के बाद जब मल्लिकार्जुन खड़गे आए तो उसके बाद वहां मंच पर जहां वो थे उस जगह का, पूरे जगह का शुद्धिकरण किया गया, जिसको लेकर इस समय देश भर में हंगामा बरपा हुआ है और इसको लेकर बीजेपी और आरएसएस दोनों ही उसमें घिरे हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल उसको देखेंगे, लेकिन ये मुद्दा काफी बड़ा बन गया है और इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। उत्तराखंड की सरकार भी घिरी हुई है, उत्तराखंड की सरकार कई मसलों पर घिरी हुई है। कुछ पुराने मसले ऐसा लगा कि वो भुला दिए गए हैं, लेकिन उन पर भी अब फिर से नए सिरे से उनकी जांच हो रही है, उस पर भी हम लोग आते हैं। लेकिन कल जो अमलेंदु जी, जो राहुल गांधी जब यहाँ पर उसके रचनात्मक कांग्रेस के कार्यक्रम में बोल रहे थे, उस समय उन्होंने विदेश नीति के बारे में कहा थोड़ा सा नाटकीय तरीके से कि गले पड़ने वाली, आप अभी जिक्र भी कर रहे थे कि गले पड़ने को ही ऐसा समझते हैं कि यही विदेश नीति है। और वो विदेश नीति कैसे फ्लॉप हो रही है, फ्लॉप तो हो ही रही है, पूरी दुनिया में उसकी कैसे हंसी उड़ाई जा रही है। उस दौरान कुछ घटनाक्रम हुए जिसमें उन्होंने, संदीप दीक्षित ने कुछ कहा, उसको लेकर बीजेपी और बीजेपी से जुड़े हुए जो ट्वीट करने वाले लोग होते हैं वो इस समय जबरदस्त हंगामा काटे हुए हैं। लेकिन इसका जवाब आरजेडी के नेता मनोज झा दे रहे हैं। जी हाँ, उनको सुन लेते हैं पहले क्या कह रहे हैं वो, कि कैसे यहाँ पर जो भाषाई मर्यादा की बात की जाती है उस भाषाई मर्यादा को तार तार करने का काम कैसे बीजेपी और वहाँ पर बीजेपी नहीं शीर्ष पर बैठे हुए लोग करते हैं। मनोज झा को सुनते हैं। आप लिख करके रख लीजिए, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ये सब लोग एक दिन रिजाइन देंगे और तब देखिए इनका हाल क्या होगा। हम इनको चैन से बैठने तक नहीं देंगे, ना ही सोने देंगे इन्हें। देखिए, कहने का मतलब उसकी पॉलिटिकल मैसेजिंग को देखिए। पॉलिटिकल मैसेजिंग कई दफा भाषा की कस्टडी में जब जाती है तो मैसेज कुछ अलग चला जाता है, लेकिन मूलतः ये एक राजनीतिक संदेश था और उसके उसी रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन सर, जो कार्यक्रम में वो बात कर रहे थे वहां पर उन्होंने फॉरेन पॉलिसी का जिक्र करते हुए संदीप दीक्षित को गले लगाया, कहा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इस तरह चल रही। उसका संदीप दीक्षित ने कहा कि मेलोनी समझकर तो गले नहीं लगाया। ये सर्वथा अनुचित है, गैर शालीन है, और ये मैं आज ही नहीं कह रहा हूँ, मैं इस पर लिख रहा हूं लगातार कि क्या विरोध गरिमामय नहीं हो सकता, क्या प्रतिस्पर्धा शालीन नहीं हो सकती है। छोड़ दीजिए किसी हेड ऑफ द स्टेट की बात, किसी आम तौर पर भी विमेन के लिए इस तरह की टिप्पणी हमारे सार्वजनिक जीवन के लिए उचित नहीं है। बीते 10-12 वर्षों में जिस प्रकार की शब्दावली हमने देखी है, कभी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, अब किसको उपहास कर रहे थे, और कल वो ये घटना जर्सी गाय। तो ये मुझको लगता है कि संसद का एक सत्र तो इस पर होना चाहिए, कमिटेड सत्र, कि हमारी भाषा की गरिमा कैसे बने रहे। अगर आज पहली, दूसरी, तीसरी लोकसभा के सदस्य वापस पृथ्वी पे आए और देखें तो वो तो अफसोस करेंगे कि हम क्या दे के गए थे, इन लोगों ने क्या। तो ये कितनी गंभीर बात है। कह रहे हैं कि इसके लिए तो एक सत्र समर्पित होना चाहिए अमलेंदु जी। और वास्तव में पिछले 10-12 साल में जो भाषाई स्तर जो गिरा है, और गिरने का ये है कि यहाँ पर बड़े पदों पर बैठे लोग, बड़े और सीनियर लोग, और यहाँ जो भाषाई मर्यादा अगर गिर रही तो उसकी पार्टी के हिसाब से उसका एक तरीके से उसको प्रमोट किया जा रहा है। बीजेपी में खास तौर पर ये चीजें दिखाई पड़ रही हैं। वही वो कह रहे हैं कि इसके लिए एक सत्र पूरा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, इसके लिए पूरा एक सत्र होना चाहिए। जाहिर सी बात है। और समीर जी, ये सवाल तो प्रधानमंत्री से भी उठ सकता है कि आखिर मेलोनी को मेलोडी टॉफी देने की क्या आवश्यकता थी? इक्लियर्स भी दे सकते थे, है ना, जो आती है पॉपिंस वो भी दे सकते थे। मेलोडी ही क्यों दी आपने? क्या संदेश देना चाहते थे?
तो ये सवाल तो उठता है ना, मेलोडी आखिर क्यों दी गई? यानी आपने उससे जोड़ने की कोशिश की, मेलोडी प्लस मोदी, यही है, लोग तो यही कह रहे हैं। इसलिए मतलब मेलोडी ही आपको लेकर, इसका तो जवाब दीजिए। क्या पार्ले जी ने, अपने पार्ले कंपनी ने आपको पैसा दिया था इसका प्रचार करने के लिए? अगर दिया था तो बताइए, फिर आपने दिखाइए अकाउंट में आपका जो इनकम टैक्स भरा जाता होगा, पता नहीं भरते नहीं भरते हैं, कि कितना पैसा मिला आपको पार्ले से मेलोडी का प्रचार करने के लिए। तो ये सवाल है समीर जी, तो ये बिल्कुल बहुत सही कह रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ समीर जी इस पर तो हल्ला मचा रहे हैं कि साहब वो संदीप दीक्षित ने टिप्पणी कर दी, लेकिन राहुल गांधी उसका जवाब दिया, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये तमाम लोग बीजेपी वाले जो उछल रहे हैं समीर जी, और कुछ वामपंथी भी हमारे वो भी बड़े उछलने लग जाते हैं। इनको पता नहीं कौन सा कीड़ा काट जाता है, तो इन वामपंथियों को ये भी हमेशा खुजवाए हुए रहते हैं एक तरीके से देखा जाए। लेकिन समीर जी ये इन लोगों का जो चाल चरित्र चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, वो अंकिता भंडारी केस के जरिए सामने आया उत्तराखंड में। और राहुल गांधी उसके परिवार से मिलने जाने वाले थे पौड़ी गढ़वाल, लेकिन वहां चूंकि मौसम खराब हो गया था तो नहीं पहुंच पाए थे। कल अंकिता भंडारी के माता पिता से राहुल गांधी मिले हैं, और इसको लेकर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदयाल वो क्या बता रहे हैं उसको हम सुनते हैं। बिल्कुल, उत्तराखंड में यहाँ पर अंकिता भंडारी बहुत गंभीर मामला था, और लगातार किस तरीके से वहाँ पीड़ित को ही, उसके परिजनों को ही कैसे परेशान किया गया, क्या कुछ किया गया, उसके न्याय के लिए हफ्तों वहाँ पर आंदोलन हुआ, कई बार आंदोलन हुआ, लेकिन न्याय अभी तक उसको नहीं मिला हुआ है अंकिता भंडारी को। सुन लेते हैं, उनके परिजनों ने मुलाकात की राहुल गांधी से, तो क्या कह रहे हैं उसमें वहाँ पर उत्तराखंड के नेता। ये पूरा उत्तराखंड जानता है कि अंकिता भंडारी के माता पिता दर दर अंकिता भंडारी की हत्या के खिलाफ और उस बेटी को न्याय देने के लिए, उस परिवार को न्याय के लिए भटक रहे हैं। आज जो मुलाकात राहुल गांधी जी से उनकी हुई, इसकी आधारशिला उस दिन रखी गई जिस दिन राहुल जी पौड़ी आ रहे थे। मौसम की खराबी के कारण वो उस दिन नहीं आ पाए। उस दिन भी अंकिता भंडारी के माता पिता राहुल जी को मिलने पौड़ी आए। चूँकि वो उस दिन रूबरू नहीं मिल पाए, फ़ोन पे बातचीत हुई उनकी, लेकिन उस दिन राहुल जी ने उन्हें ये आश्वस्त किया था कि मैं जल्द ही आप लोगों से मिलूँगा। 2-3 दिन पहले उन्होंने ये कहा कि मैंने उनको वादा किया था, तो आप लोग उनको यहाँ अगर हैं तो हमने पता किया वो लोग दिल्ली में ही थे, तो राहुल जी ने कहा कि उनको मेरे से मिला दीजिए, और आज वो लोग मिले। मूल रूप से बात यही है कि वो आज भी न्याय के लिए भटक रहे हैं, और आदरणीय राहुल जी ने उन्हें स्पष्ट रूप से ये आश्वासन दिया है। मैं वहाँ था, हमारे नेता CLP साहब आर्य जी वहाँ थे। राहुल जी ने ये आश्वासन उन्हें दिया है कि जिस सीमा तक वो लोग चाहेंगे, अंकिता भंडारी के माता पिता जिस सीमा तक चाहेंगे, अंकिता भंडारी की लड़ाई लड़ने के लिए राहुल जी खुलकर मैदान में आने के लिए तैयार हैं। पर अब ये उन पर निर्भर करता है कि उसके माता पिता किस सीमा तक चाहते हैं। और बड़ा दुख सभी को हुआ, राहुल जी ने भी बहुत दुख प्रकट किया कि इस देश में संविधान में ये निहित है कि गरीब और प्रताड़ित आदमी को न्याय मिल सके, लेकिन संविधान की उस भावना को सत्ता ने अपने सत्ता के नशे में चूर होकर चकनाचूर कर दिया। और हम उस भावना को दोबारा स्थापित करेंगे कि अन्याय के इस दौर में न्याय की आस जग सके, गरीबों को, प्रताड़ितों को न्याय मिल सके, ये उन्होंने कहा। सर, और किसी विषय को लेकर भी बातचीत रही? और कई डेलीगेशंस उनसे मिले, 4 डेलीगेशंस मिले। OPS से संबंधित डेलीगेशन मिला, ओपनल से संबंधित डेलीगेशन मिला, इसके साथ साथ नर्सिंग से संबंधित डेलीगेशन मिला, बेरोजगार संघ का डेलीगेशन मिला। 4 डेलीगेशन उनसे मिले। उन्होंने उनकी स्थितियों को समझा, और उन्होंने कहा कि जो हमारी पार्टी को जो निर्देश मेरी ओर से जो देने हैं, वो हम पार्टी को निर्देश दे रहे हैं। मतलब राहुल जी ने ये बात कही कि हम अपनी पार्टी को निर्देश दे रहे हैं कि आने वाले समय में इन बातों में से जिन जिन को मैनिफेस्टो में शामिल किया जा सकता है, उनको मैनिफेस्टो में शामिल करने के लिए मैं कहूँगा। और उन्होंने मेरे पास भी कहा है कि इस बारे में और अध्ययन करके एक नोट उन तक पहुँचाया जाए।
तो यहाँ राहुल गांधी ने मुलाकात की यानी अंकिता भंडारी, और किस तरीके से इस मामले में बहुत बेशर्मी से बीजेपी के नेताओं को बचाने की कोशिश की गई। अमलेंदु जी, कार्रवाई पहले नहीं हो रही है, केस वहां पर पूरा आंदोलन, उत्तराखंड हफ्तों वहां पर लोग आंदोलन करते रहे अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने को लेकर, फिर भी कैसे बचाया जाता रहा ये दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ये मामला है अंकिता भंडारी का, इससे यहाँ की जो बीजेपी सरकार है उसका पिंड छूटने वाला है पुष्कर सिंह धामी का। बिल्कुल समझिए, पिंड छूटने वाला नहीं है। और वो जो छोटा नेता क्या था, वो जो कहा था, उसका भी पिंड नहीं छूटेगा। सरकार बदलेगी तो कार्रवाई होगी, ये समझा जा सकता है, और विपक्ष इस बात को अच्छे तरीके से उठा भी रहा है। लेकिन समीर जी, ये तो उत्तराखंड की बात थी, उत्तराखंड से चलते हैं झारखंड, और उत्तराखंड से झारखंड इसलिए चलते हैं क्योंकि वहां जो एक आंदोलन चल रहा था छात्रों का, उसको बीजेपी हाईजैक करना की कोशिश कर रही थी और पूरे मसले को दूसरा मोड़ देने की कोशिश कर रही थी, सीबीआई जांच। हाँ, जबकि छात्रों की सारी मांगे खुद छात्र प्रतिनिधि कह रहे हैं कि सब मान ली गई। और वहां जो अनशन पर बैठे हुए थे देवेंद्र नाथ महतो, आमरण अनशन पर, उन्होंने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि इस आंदोलन को कुछ लोग जो थे गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। छात्र इस आंदोलन को भटकने नहीं दें, गलत हाथों में जाने नहीं दें। मैं अस्पताल से निकलकर छात्रों के बीच आऊंगा, आंदोलन समाप्त हो चुका है, आंदोलन को भटकने नहीं दे। बीजेपी जो यानी एक तरीके से बीजेपी जो कोशिश कर रही है उसको कोशिश पूरी नहीं होने दें। उन्होंने कहा कि मैं बाहर आऊंगा जब अस्पताल से बाहर, उसके बाद मैं बहुत खुलासे करूंगा। तो वो खुलासे करेंगे कि किस तरीके से बीजेपी जो है इसमें हाथ सेकने की कोशिश कर रही थी। यही सवाल जो बीजेपी ने बंद का आयोजन किया है और जो वहां पर बीजेपी से जुड़े छात्र संगठनों ने वहां जो विधानसभा घेरने का, ये तब किया गया जब मांगे 98% ज्यादा मांग ली गई। 98% मांगे मान ली गई थी, उसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की। और हम लोगों ने चर्चा की थी, बाबूलाल मरांडी तो बेचारे सो रहे थे, रात को 1:43 पर हमें तो मालवीय ने ट्वीट किया, तब उनको मालूम पड़ा कि उसके बाद जो जयपाल सिंह मुंडा हो रहा और जाइए सब लोग, तब उनको मालूम पड़ा बेचारों को, तब गए वो। तो दिल्ली से मतलब किस तरीके से मैनेज किया जा रहा था, ये भी चीज खुद बाबूलाल मरांडी ने ही जो थी वो पोल खोलकर रख दी। देवेंद्र नाथ मैं तो क्या कहने समझ जी, उनको भी हम सुन लेते हैं, चूंकि वो आमरण अनशन पर थे, अनशन उन्होंने समाप्त किया और वो कह रहे हैं कि मांगे मान ली गई और अब उसका आंदोलन का, छात्रों के आंदोलन का राजनीतिकरण किया जा रहा है। सुन लेते हैं उनको क्या कह रहे हैं। आंदोलन की दिशा को भटकाने की प्रयास कर रहे हैं। जो आंदोलन को मैं 2 जुलाई से लड़ रहा हूं, जो आंदोलन को मैं 5 जुलाई से फिजिकली प्रोटेस्ट कर रहा हूं, इस आंदोलन की वजह से आज जांच कमेटी गठित हुई और इतना कार्रवाई हो रही है और सरकार सकारात्मक हमारी बातों को भी सुन रही है। लेकिन संपूर्ण न्याय अभी बाकी है। लेकिन कुछ लोग इस आंदोलन में, मेरे आंदोलन की शुरुआत के लगभग 29-30 दिन बाद जुड़ करके इस आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं, दिशा को भटकाना चाहते हैं। समय आने पर मैं सारे खुलासा करूंगा, लेकिन भोले भाले छात्र से आग्रह करता हूं कि कृपया इस आंदोलन को न भटकाएं, न ही भटकने दें, न ही टूटने दें, न ही बिखरने दें। परिस्थिति कुछ भी हो, आंदोलन को बचाएं और एकजुट रहें। बहुत जल्द मैं हॉस्पिटल से आप लोग के बीच आऊँगा। मैं हॉस्पिटल को भी आग्रह किया हूँ। ज़्यादा बोलने से दिक्कत है, लेकिन इतना बोलना मेरा बहुत जरूरी था। तो ये आमरण अनशन पर देवेंद्र महतो और कह रहे हैं कि अब अनशन अपना समाप्त कर रहे हैं, इसलिए कि बहुत सकारात्मक तरीके से सरकार ने मांगों को सुना, हमारी बातों को सुना, उसको मान भी लिया है और अब आंदोलन ये दूसरी दिशा में जा रहा है, इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। खास अब राजनीतिकरण कौन कर रहा है, वहां सीधे तौर पर बीजेपी राजनीतिकरण कर रही है, ये आरोप वहां लग रहे हैं, क्योंकि मांगे मान लेने के बावजूद वहां पर आंदोलन जारी रहे, ये कोशिशें लगातार हो रही हैं। बहरहाल ये छात्रों की ये भी एक ताकत है कि छात्रों का आंदोलन हुआ,
और उसको उन मांगों को मानना पड़ा। और मांग जंतर मंतर पर भी मानी गई, लेकिन वहां पर अनशन तोड़वाने के बाद मानी गई। वहां भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, लेकिन सोनम वांगचुक का पहले अनशन तोड़वा दिया गया, यानी वो जबरदस्ती दिखाई गई कि आपका हम तोड़वा देंगे अनशन, लेकिन उसके बाद फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के बाद ही छात्र आंदोलन वहां पर समाप्त हुआ। और अब एक बार फिर ताकत दिखाई है छात्रों ने कि किस तरीके से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन को अपने फैसले को उलटना पड़ा है। फैसला उन्होंने ले कैसे लिया था, यह भी अपने आप में सवाल है। और खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी कैसे अब एहसास हो रहा है छात्रों की ताकत का, यह दिखाई पड़ रहा है। बहुत सारी ये चीजें हैं, लेकिन ये इस जंतर मंतर पर छात्रों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सरकार भले ही टाल मटोल कर रही है, सवालों के जवाब नहीं दे रही है, लेकिन छात्रों की ताकत को पहचान लिया गया है, ये दिखाई पड़ रहा है। अब सरकार जवाब देती है कि नहीं देती है, विपक्ष का तो यही कहना है कि हम सड़क से लेकर संसद तक उससे सवाल पूछते ही रहेंगे, अब जवाब देना ना देना उसके ऊपर है। देखते हैं क्या होता है। इस कार्यक्रम को अब यही समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।